हेलो स्टूडेंट्स, आज प्रूव करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइजेनबर्ग थ्योरी। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, और ये सब प्रूफ कर रहे हैं हम हाइजेनबर्ग थ्योरी के बेसिस पर। जो उनकी वेव थ्योरी थी जिनके अकॉर्डिंग जो सेकेंडरी वेवलेट्स थे वो एक नए सोर्स का काम करते थे और फिर उन पर कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करके और हम अगले वेवफ्रंट को कंस्ट्रक्ट करते थे इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगले वेवफ्रंट को बना लेते थे। तो उसी बेसिस पर आज प्रूफ करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइजेनबर्ग थ्योरी। तो इसके लिए मैंने एक प्लेन वेवफ्रंट ले रखा है। ये प्लेन वेवफ्रंट ए बी, पहले दो मीडियम, एक रेरर दूसरा उसके कंपैरिजन में डेंसर। माना है मैंने कि रेरर मीडियम में जो लाइट की स्पीड है, सॉरी वेव की जो स्पीड है, जो भी वेव आकर के इंसिडेंट हो रही है उस वेव की स्पीड है v1, और इस डेंसर वाले मीडियम में जो दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट होगी ये एक रिफ्रैक्शन की बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। उस मीडियम में डेंसर मीडियम में जो स्पीड है वो मान लिया है मैंने v2। क्लियरली v1 इज ग्रेटर देन v2। रेरर मीडियम में स्पीड ज्यादा होगी, डेंसर मीडियम में स्पीड कम होगी। तो यहां ये बात लिख लेते हैं, v1 इज ग्रेटर देन v2। अब एक प्लेन वेवफ्रंट यहां पर बना देते हैं नॉर्मल, और कुछ एंगल पर आकर के ये इंसिडेंट होती है, ये रेज है, ये प्रोपेगेशन का डायरेक्शन, और ये हो गया आपका वेवफ्रंट। वेवफ्रंट का डिस्टर्बेंस ए बी पहले जाकर के बाउंड्री से टकराता है, और मान लेते हैं कुछ टाइम टी के बाद वेवफ्रंट का जो डिस्टर्बेंस बी है ये वाला पॉइंट जाकर के पॉइंट डी पर, यानी इस इंटरफेस जो बाउंड्री है आपकी जो दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही है उसके किसी पॉइंट डी पर जाकर के टकराता है कुछ टाइम के बाद। सो इनिशियल मोमेंट में पहले कौन टकराएगा, मान लो ए वाला पॉइंट, ए वाला डिस्टर्बेंस यहां जाकर के टकरा गया, और उसके कुछ टाइम के बाद, मान लें टाइम टी के बाद, ये वाला डिस्टर्बेंस यहां पहुंचा होगा। तो उतने समय में इसने कितनी दूरी तय की होगी, तो स्पीड क्या है v1, टाइम कितना लगा t, तो दूरी कितनी हो गई v1t। ये वाली दूरी कितनी हो गई v1t, और ये चूंकि प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है और ये वेवफ्रंट है, यानी मान ले ये रेज है, ये रेज है और ये वेवफ्रंट है, तो वेवफ्रंट और रेज में कितना एंगल होता है, ऑलवेज 90 डिग्री। ये हम पहले पढ़ चुके हैं हाइजेनबर्ग थ्योरी के पहले, जस्ट वेव थ्योरी के पहले वाले लेक्चर में ही मैंने आपको बता दिया है कि वेवफ्रंट और रेज के बीच में हमेशा कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। और ये रहा आपका प्लेन वेवफ्रंट जिसका डिस्टर्बेंस ए इस इंटरफेस पर, जो दो मीडियम के बीच का इंटरफेस है, उस बाउंड्री पे जाकर के पहले कौन रीच करेगा, डिस्टर्बेंस ए। ये वाला अगर पहले डिस्टर्बेंस रीच कर गया और पहले ये वाला डिस्टर्बेंस रीच किया तो ये दूसरे मीडियम में एंटर करेगा। अब दूसरे मीडियम में स्पीड क्या है v2, तो उतने ही टाइम में जितने टाइम में b का डिस्टर्बेंस d तक पहुंचा उतने टाइम में ये भी कुछ चल जाएगा आगे, रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्रैक्ट होकर के कुछ आगे बढ़ जाएगा अंदर में। कितना आगे बढ़ जाएगा, तो v2 इंटू टी, ये कितना तब तक चल चुका है v1 इंटू टी, ये पहुंचा इंटरफेस तक, तब तक ये रिफ्रैक्ट होकर के दूसरे वाले मीडियम में कुछ आगे निकल गया। कितना आगे, तो इसी डिस्टेंस का इसको सर्कल सेंटर मानते हुए और आर्क लेकर के एक पूरा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि पूरा सर्कल ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है तो अंदर में ही हाफ सेमी सर्कल ही ड्रॉ करते हैं। मान लें इसको सेंटर मान करके, और कितना डिस्टेंस का, तो v2 इंटू टी, इस डिस्टेंस का एक रेडियस मानकर ये, और यहां खींच लिया आपका, तो ये कितना है आपका v2 इंटू टी। तब b का डिस्टर्बेंस कहां पहुंचा, d पर। क्लियरली साफ साफ दिख रहा है कि स्पीड ज्यादा है इस वाले मीडियम में तो ये वाला ज्यादा दूरी तय करेगा, और a का डिस्टर्बेंस जब दूसरे मीडियम में पहुंचेगा तो कम दूरी तय करेगा। क्यों, क्योंकि उतने ही टाइम में, भाई दोनों ने टाइम सेम लिया, लेकिन इस वाले की जिस मीडियम में जो ट्रेवल कर रहा है ये डिस्टर्बेंस, ये पॉइंट बी का, इस वेव फ्रंट का ये वाला पॉइंट v1 से चल रहा है, तो v1 चूंकि v2 से ज्यादा है तो ये ज्यादा दूरी भी तय करेगा, और ये छोटी मतलब कम दूरी तय करेगा क्योंकि इस वाले मीडियम में जब ये a रिफ्रैक्ट होकर के अंदर गया तो उस वाले मीडियम में स्पीड क्या है v2, कम है v1 से, तो ये कम दूरी तय करेगा। तो इतने डिस्टेंस का एक रेडियस बना करके और एक आर्क बना लेते हैं, और ये हो गया आपका इसका वेवफ्रंट,
सॉरी ये हो गया इसका डिस्टर्बेंस का अगला वाला हिस्सा। अब जिस समय पे ये यहां पहुंचा उस समय पे यहां ये पहुंच गया। अब इन दोनों का मतलब ऐसे पहुंचा, इन दोनों का एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये बन जाएगा आपका अगला वेव फ्रंट। दिस इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। और ये आपका ऐसे ये पॉइंट डी है आपका, ऐसे ये वेव फ्रंट दूसरे वाले मीडियम में आगे बढ़ती रहेंगी और ये रेज इसके परपेंडिकुलर दूसरे मीडियम में रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ऐसे ये वेव फ्रंट, उसके बाद वाला वेव फ्रंट, उसके बाद वाला वेव फ्रंट, तो दूसरे मीडियम में ये एंटर कर गई और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आगे चले गई। किस स्पीड से? v2 स्पीड से। तो अब हमें प्रूफ करना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपको क्लियरली पता होगा रिफ्रैक्शन का लॉज, दो लॉज होते हैं। एक आपका दोनों मीडियम के स्पीड का रेशियो, साइन एंगल का रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट, साइन आई बाई साइन आर। इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट, और इसे बोलते हैं स्नेल्स लॉ। इसे प्रूफ करेंगे और उसके बाद वो वाला जो कॉमन लॉ है दोनों में कि इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल तीनों ही एक प्लेन में लाई करते हैं, तो उसे तो हम प्रूफ कर चुके हैं। आप इसके पहले वाले वीडियो में जाएंगे तो रिफ्लेक्शन के टाइम पे मैंने जो चीजें कही थी कि थियोरेटिकल बेसिस पर कैसे हमने इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल को एक प्लेन में दिखाया था, हूबहू बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी करेंगे। तो यहां वो करने की आवश्यकता नहीं है, केवल स्नेल्स लॉ प्रूफ कर लें, उससे अपना काम चल जाएगा। तो ये आपका बना लिया नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया। अब नॉर्मल से इंसिडेंट रे का जो एंगल है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब चूंकि ये जो रेज है वो इस वेव फ्रंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया? 90 माइनस आई। और ये वाला जो है वो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ नॉर्मल मतलब 90 डिग्री बना रहा है, इसके ऊपर नॉर्मल है ये, तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा? 90। तो ये बचा हुआ एंगल क्या हो गया? आई। भाई ये पूरा एंगल 90, उसमें से ये थोड़ा सा एंगल 90 माइनस आई, तो बचा कितना? आई। ऐसे ही ये रिफ्रैक्टेड रेज, तो नॉर्मल के साथ एंगल कितना? आर। अब चूंकि ये रिफ्रैक्टेड रेज है तो ये रिफ्लेक्टेड रेज इस वेव फ्रंट के साथ कितना एंगल बनाएंगे? 90। अच्छा, ये वाला जो नॉर्मल है उसके साथ ये पूरा एंगल क्या होगा? 90, उसमें से ये आर, तो अंदर में जो एंगल बचा वो कितना? 90 माइनस आर। ये 90 माइनस आर, ये मान ले पॉइंट एफ, ये एंगल सीधा सीधा दिख रहा है कि 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल क्या हो गया? आर। ठीक, चाहे तो यहां पर नॉर्मल बना करके भी चेक कर सकते हैं। ये वाला एंगल क्या हो गया? आर। और एक्चुअली हमें ये एंगल्स आई और आर ट्राइंगल के अंदर चाहिए, तभी हम प्रूफ कर पाएंगे साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट और रेशियो ऑफ वेलोसिटीज इन टू मीडियम। ये चीजें प्रूफ करनी है। तो लिया क्या हमने? एक प्लेन वेव फ्रंट ए बी, ये जाकर के किसी एंगल पर हिट करती है किसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस को, जो सेपरेटेड, जो बाउंड्री है और दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, एक रेयर मीडियम, दूसरा डेंसर मीडियम। अब रेयर मीडियम में स्पीड मान ली मैंने v1, डेंसर मीडियम में स्पीड मान ली v2। अब इसकी स्पीड, रेयर मीडियम में स्पीड जो होगी वो डेंसर मीडियम वाले से ज्यादा ही होगी। ये वाला सोर्स पहले पहुंच गया, हिट कर गया, तो रिफ्रैक्ट करके कुछ आगे पहुंच जाएगा। कितनी दूर पहुंच जाएगा? तो मान ले t टाइम तक ट्रेवल करेगा, तो स्पीड इनटू टाइम, तो v2t। अब v2t का एक रेडियस मान करके और इसे सेंटर मानकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लें, और तब तक ये वाला यहां पहुंच गया, उसने दूरी तय की v1t। साफ साफ पता पड़ रहा है कि ये v1t v2t से ज्यादा होगा, क्योंकि v1 v2 से ज्यादा है। तो अब हाइजन का जो सेकेंडरी वेवलेट्स का प्रिंसिपल है या वेव फ्रंट बनाने वाला प्रिंसिपल है, वो बोलता है कि दोनों के सेकेंडरी वेवलेट्स के कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर लें तो हमें अगला वाला वेव फ्रंट मिल जाएगा। यानी दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनाने के लिए जब ये यहां पहुंचा है, हिट किया पॉइंट बी, यहां डी पे पहुंच गया। एक्चुअली पॉइंट बी है क्या? एक वेव फ्रंट पर, ये मान लीजिए एक वेव फ्रंट आगे ऐसे आगे चल रहा है, तो वेव फ्रंट है क्या? एक्चुअली वेव फ्रंट इज द सोर्स, सरफेस ऑफ all the particles which are vibrating in same phase,
यानी इसके ऊपर सारे पार्टिकल एक ही फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, यानी एक सोर्स का काम कर रहे हैं, वो अगले वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो एक्चुअली है तो वो सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस ही, और यही हाइजन का कहना था, क्रिश्चियन हाइजन ने बोला था कि उसके बाद वो जो सेकेंडरी वेवलेट्स बनाते हैं वो अपने आप में एक फ्रेश सोर्स का काम करते हैं, और हमें अगर अगला वेवफ्रंट चाहिए तो उन सेकेंडरी वेवलेट्स का एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दे। जैसे ए का जो डिस्टर्बेंस है वो पहुंच गया यहाँ पे पॉइंट एफ पे, v2t डिस्टेंस ट्रेवल किया दूसरे मीडियम में, तब तक बी का मतलब इस वेवफ्रंट का जो डिस्टर्बेंस था, ये प्लेन वेवफ्रंट का जो डिस्टर्बेंस का पॉइंट बी था वो कहां पहुंच गया, पॉइंट डी पर। तो हमने इन दोनों का, इस डिस्टर्बेंस का ये वाला और इस डिस्टर्बेंस का एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, तो हमें मिल गया अगला वाला वेवफ्रंट इन डेंसर मीडियम, यानी ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट। समझ आ गया ये? अब प्रूफ करते हैं और लगा लेते हैं स्नेल्स लॉ। तो इस वाले ट्राइंगल में देखिए ए बी और डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, इस ट्राइंगल में अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसमें लगाते हैं साइन आई। साइन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका v1t और हाइपोटेन्यूज क्या है AD, ये पॉइंट D है और यहां से यहां ये वाला A है, तो ये पूरा क्या है AD। अब इस वाले ट्राइंगल में, नीचे वाले ट्राइंगल में लगाते हैं, कौन सा ट्राइंगल है ये, AFD, AFD, इसमें ये परपेंडिकुलर और आपका ये हाइपोटेन्यूज, तो लगाते हैं फिर से साइन R। तो साइन R लिखा जाएगा इसमें v2t दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अगेन AD। अब इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get sin I by sin R is equal to v1 by v2। साफ साफ दिख रहा है कि v1 रेयर मीडियम में स्पीड है जो कि कांस्टेंट है, v2 जो डेंसर मीडियम में स्पीड है कांस्टेंट है, कहीं कोई स्पीड वेरी नहीं कर रही है, तो उन दोनों का रेशियो भी क्या होगा, कांस्टेंट। अगेन द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज इज कांस्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड 1 mu2, that is refractive index of medium 2 with respect to 1, and this is Snell's law, and this is the first part of laws of refraction। laws of refraction का ये पहला पार्ट है कि sin I by sin R is the ratio of sin I and sin R is a constant, or this ratio is equal to velocity in two mediums v1 and v2। तो इससे आपका पहला पार्ट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का प्रूफ हुआ। और सेकेंड पार्ट इसके पहले वाले वीडियो में मैंने प्रूफ कराया है, उससे इतर कुछ भी नहीं करना जो उसमें कराया है, यानी नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रेज और इंसिडेंट रेज कैसे एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, पिछले वाले वीडियो को आप देख लीजिए और वही उतार कर दीजिए, पूरा वही लिख दीजिए, कोई अंतर नहीं है। उसमें आपने लिखा था रिफ्लेक्टेड रेज, इसमें आप लिखेंगे रिफ्रैक्टेड रेज, यानी ये वाली रेज नॉर्मल और इंसिडेंट रे, ये वाली रेज तीनों एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये भी आप उससे प्रूफ कर सकते हैं थ्योरेटिकल बेसिस पर। अगर ना प्रूफ कर पाए तो बताएं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसे हिंट करके मैं प्रूफ करा दूंगा। बल्कि उसमें और भी आसान है, अगर आप उस पहले वाले वीडियो को देख लें तो बहुत ही आसानी से उन तीनों को आप एक प्लेन में दिखा सकते हैं। तो ये रहा आपका हाइजन प्रिंसिपल के बेसिस पर प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑन द बेसिस ऑफ हाइजन प्रिंसिपल, हाइजन वेव थ्योरी। सो अब नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।